हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आपका प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था बेटा एसिड, बेस, सॉल्ट ये क्या होते हैं। ठीक है, मैंने कुछ आपको केमिकल रिएक्शन मैंने कराया था। अब उसके आगे ये सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि क्या होगा। और हाँ, एक बात और, आप अच्छे से बने रहिए चैनल पर और आपको पढ़ना है। ये तो मालूम है आपको, पढ़ना तो है ही है, बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं बच्चे। ठीक है, तो अच्छे से आप दिमाग लगाएंगे, समझेंगे चीज़ों को और पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें बेटा। तो हमने एसिड, बेस, सॉल्ट के बारे में बता दिया था। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पे टॉपिक लेंगे बेटा, जैसे एसिड, बेस, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, कि एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अच्छा, तो बेटा एक पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। आप लिख सकते हैं कि एसिड प्रेजेंट्स, एसिड्स प्रेजेंट H प्लस आयन इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड्स प्रेजेंट H प्लस आयन इन वाटर सॉल्यूशन, कि वाटर के अंदर जैसे आप डालोगे H प्लस आयन देंगे एसिड। ठीक है बेटा, एसिड जो होंगे हमारे H प्लस आयन देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट है बेटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट alone, they exist as H3O प्लस आयन। ठीक है बेटा, अच्छे से क्लियर है बेटा? सारी चीज़ समझ में आ रही है आपको, दिखाई दे रहा है बेटा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। लिखा है बेटा एसिड, देखो एसिड वही वाला एसिड लास्ट टाइम बताए थे आपको, हैं कि एसिड को जैसे आप वाटर में डालोगे H प्लस आयन देगा, हैं, और H प्लस आयन जो है बेटा वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा बेटा, H प्लस आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, देखो मेरे पास H प्लस आयन है। ठीक है, आपने वाटर में डाला, एसिड को वाटर में डाले, H प्लस आयन दिया। ठीक है भाई, आप एसिड ले लीजिए, HCl ले लीजिए, वाटर के अंदर डाल दोगे H प्लस Cl माइनस आएगा। ठीक है, लेकिन जो H प्लस आया है ना बेटा, ये अकेले तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। अच्छा, तो फिर सर कैसे करेगा बेटा? ये एग्जिस्ट करता है H2O से एक कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होता है H3O प्लस, और इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। याद रख लें बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओहो हो, ये बात है सर? हाँ बच्चे, यही बात है, समझे? तो H प्लस आयन कभी एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे, अकेले नहीं रहेगा यार। आज के डेट में अकेले कौन रहना चाहता है? कोई भी नहीं है। तो सेम इसके साथ भी है, H प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए H2O के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और आपका H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना देगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं बेटा। आप, ये तो एसिड के बारे में बात हो गई, ये तो एसिड के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या फॉर्म करते हैं। अच्छा, अगर मैं बेस की बात करूं, बेस की, बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस नहीं है, ये वाला बेस है बेटा। अच्छा, इसकी बात करें बेटा, तो इसमें देखो जरा क्या होगा मेरे बच्चे। NaOH है, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आपने जैसे इसको वाटर में डाला, पानी के अंदर जैसे
भिगा दिए, नहला दिए उसको उसी में, हैं, पानी में एकदम, पानी के अंदर जैसे आपने इसको डिज़ोल्व किया मेरे बच्चे, Na+ और OH- आता है। इसीलिए बोलते हैं कि एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन, बेस प्रोड्यूस OH- आयन इन वाटर सॉल्यूशन, कि इनको जैसे आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे H+ और OH- आएंगे। बताइए क्लियर है बेटा? तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चले बेटा आगे, अगला टॉपिक है हमारे पास बेटा डाइल्यूशन। क्या होता है डाइल्यूशन बेटा? ठीक है, लिखा है बेटा कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ H2O, ध्यान से समझो बेटा, रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए बेटा। जब आप एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि जब आपने किसी सॉल्यूशन में एसिड को डाला, या फिर लिखा है कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ H2O, कि H2O के साथ आपने एसिड डाला, आप उसको एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, आप चाहते हो कि इसका जो टेस्ट है वो कम हो जाए, हैं भाई। एसिड क्या होते हैं? सौर होते हैं बेटा, इसका मतलब खट्टे होते हैं, इनका टेस्ट क्या हो जाए? कम हो जाए। और अब आप उसको चाह रहे हो कि डाइल्यूट कर दें, तो बेटा जब डाइल्यूट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसकी प्रेजेंस में वो हमें सौर नज़र आते हैं बेटा? किसके प्रेजेंस में वो खट्टे हमें नज़र आते हैं? बताइए किसके प्रेजेंस में आते हैं बेटा? जाहिर सी बात है H+ OH-, इन्हीं की वजह से। और एसिड हमारे H3O+, मैंने अभी आपको बताया कि एसिड जो होते हैं वो H+ एग्जिस्ट नहीं करता है, वो वाटर के साथ H3O+ बनाता है, और बेस हमारा OH- फॉर्म करता है। तो जब आप एसिड या बेस को वाटर के अंदर आप एंटर कराते हैं या डिज़ोल्व करते हैं, तो वहाँ पर हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्साइड OH- जो आयन है, इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। उस वॉल्यूम के हिसाब से, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। और जब बेटा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तभी तो कम हो जाएगा खट्टापन उसके अंदर का, या कड़वापन कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसी को बोलते हैं डाइल्यूट। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डाइल्यूशन। समझे? बात क्लियर हुई बेटा? अच्छा, अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे बेटा, कि जब आप एसिड को डाइल्यूट करोगे, जब आप एसिड को डाइल्यूट करोगे, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि, अब देखो समझना ज़रा ध्यान से, कि बेटा एक बात बताओ, ये मैंने एक बीकर लिया है मैंने, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है इसके अंदर एसिड है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब एसिड में वाटर को डालोगे या वाटर में एसिड को डालोगे? बताओ बताओ बेटा सोच के, भैया एसिड में वाटर के डालोगे या वाटर में एसिड को डिसॉल्व करोगे? बताओ क्या होगा इनमें? बेटा जो एसिड और बेस को जब वाटर के अंदर डाला जाता है ना, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हीट रिलीज होता है। अब एक बात बताओ, अगर तुमने एसिड के अंदर पानी डाल दिया है तो पानी पानी हो गई। सुना है कि नहीं सुना है बेटा? बस सेम चीज़ है बेटा। एसिड में पानी डाल दिए तो बेटा गर्मी बढ़ जाएगी, हीट, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा। प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक होता है ये, ठीक है। तो भाई एसिड, आप सोचो ये एसिड है, आपने इसमें पानी डाल दिया तो बेटा ये ब्लास्ट हो सकता है? इसको क्या बोलते हैं? स्प्लैश आउट हो सकता है। ये बात समझ रहे हो? ये ब्लास्ट हो सकता है, इससे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब आपको हानि पहुंचा सकता है ये चीज़। तो इसीलिए हमेशा पानी में एसिड को डाला जाता है, ना कि एसिड में पानी को मत डालना, दिक्कत हो जाएगा। पानी पानी तो हो जाओगे लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे बेटा? तो ये काम आप नहीं करेंगे, ये काम आप नहीं करेंगे, लेकिन ये काम आप कर सकते हो। क्लियर हुआ बेटा? आया समझ में? अच्छे समझ में आया? नोट कर लीजिए बेटा इसको। अब बेटा आते हैं हम लोग, अब हम बात करते हैं बेटा इंडिकेटर्स की, ठीक है बेटा? इंडिकेटर्स की बात करते हैं। अरे गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं है,
किधर वाला इंडिकेटर दो, हैं वाला इंडिकेटर नहीं है बेटा। ये इंडिकेटर किस लिए यूज़ होता है बताओ, किस लिए यूज़ होता है ये इंडिकेटर? बेटा ये इंडिकेट करता है, ये बताता है जो एसिड और बेस होते हैं ना बेटा, उनकी प्रॉपर्टी को बताता है, उन्हीं को बोलते हैं इंडिकेटर। तो जरा बताते हैं जरा इसको क्या होता है, क्या होता है बेटा इंडिकेटर, ठीक है। तो द केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प, द केमिकल सब्सटेंस which help to detect nature of other chemicals is called indicator। कि मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे केमिकल्स के नेचर को डिटेक्ट करता है, बताता है, उसी को बोलते हैं बेटा इंडिकेटर। आई बात समझ बेटा, आई बात समझ में। जैसे बेटा ये 3 टाइप के होते हैं, ये बेटा 3 टाइप के होते हैं। देखो पहला कौन सा होता है बेटा, तो पहला होता है बेटा नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में पाया जाता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है बेटा, तो दूसरा आप बोल सकते हो बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर। दूसरा हमारा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। अच्छा, तीसरा क्या होता है बेटा, तो ऑल्फैक्टरी होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये होता है बच्चे, समझे। ये हमारे इंडिकेटर होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या हो बेटा, कि हमारे क्या बोलते हैं नेचर में पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो भाई। नेचर में प्लांट्स में पाए जाते हैं उसे नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। अच्छा, सिंथेटिक क्या होते हैं बेटा, सिंथेटिक का मतलब जिस केमिकल को हम लोग बनाते हैं, एक तरह से सिंथेटिक का मतलब हुआ कि आर्टिफिशियल, मतलब हम लोग जो अपनी ओर से बनाते हैं। तो बेटा क्या क्या बना सकते हैं हम अपनी ओर से, तो जैसे क्या बोलते हैं आप, वो ले सकते हो मिथाइल ऑरेंज ले लो, आप ले लो मिथाइल ऑरेंज है, आप ले सकते हो फिनोल्फ्थेलीन, ठीक है। आई बात समझ बेटा। अच्छा, इसकी बात करें बेटा, ऑल्फैक्टरी क्या होता है बेटा, ऑल्फैक्टरी क्या होता है, तो ये होता है बेटा, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है ना, ये स्मेल को डिटेक्ट करता है, ये स्मेल को डिटेक्ट करता है बच्चे। ये हमारे स्मेल को या ऑडर को, समझे, उसको डिटेक्ट करता है बेटा ऑल्फैक्टरी। ये हमारे इंडिकेटर होते हैं, ये बताते हैं एसिड बेस के बारे में। आपने क्या बोलते हैं लिटमस पेपर भी सुना है बेटा, लिटमस पेपर। जैसे एसिड क्या होते हैं बेटा, ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं बेटा, AB ब्लू को किस में चेंज करता है बेटा, ये रेड में चेंज करता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर है, अगर एसिड होगा तो ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, है। ऐसे आप बेस के बारे में बता सकते हो। तो ये सारे हमारे इंडिकेटर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं दूसरे केमिकल्स के बारे में, ये हमें बताते हैं, ठीक है बच्चे। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। अब बेटा मैं आपके लिए लाया हूं कि अभी मैंने बात किया बेटा इंडिकेटर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। मतलब भाई इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है बताओ, हैं क्या सिर्फ लेफ्ट राइट ही बताता है और कुछ नहीं बताता है? बताता है बेटा, क्या बताता है, एसिड और बेस के बारे में जानकारी देता है। लेकिन बेटा अब कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको कौन बताता है बेटा, उसको बताता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। आई बात समझ बेटा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बच्चे, ये क्या करता है बेटा, तो मैंने आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ बेटा कि ऐसे देखो ये क्या होते हैं बेटा, ऐसे इंडिकेटर विच डू नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स। बच्चे ये अदर केमिकल्स के नेचर को तो डिटेक्ट करते ही हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या
स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके अंदर, या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक बेस है, ये सारी चीज़ें बताता है बेटा। समझे? एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो बेटा, कि इसका मतलब कंसंट्रेशन के बारे में बताता है कि क्या बोलते हैं कि ये हमारा जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, जो हमारा कंसंट्रेशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या वीक एसिड होगा, या वीक बेस होगा। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा पीएच स्केल होता है जो मेज़र करता है। आपने देखा होगा बेटा कि पीएच स्केल क्या होता है बेटा, 0 से लेकर स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है बेटा। हाँ, 0 से 14, यहाँ पे 7 ले लिया। अगर 7, जैसे वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, वाटर न्यूट्रल होता है ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो वाटर का हमारा न्यूट्रल होता है मेरे बच्चे, तो ये हमारा न्यूट्रल 7 हो गया है। अच्छा, आप जैसे जैसे इधर जाओगे, 7 से इधर गए आप बैकवर्ड जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, H+ आयन इंक्रीज करेगा, H+ आयन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आई बात सुन बेटा। अच्छा, अगर आप इधर चले गए तो इधर क्या होता है बेटा, OH- आयन, OH- आयन इंक्रीज करता है, समझे? या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा एसिडिक होता है, वो हमारा बेसिक होता है। ये भी मैं बोल सकता हूँ बेटा कि ये हमारा एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर। अगर 0 से 7 के बीच कोई वैल्यू है तो बेटा एसिडिक होगी, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। तो पीएच स्केल बताता है स्ट्रेंथ को। अगर किसी का बेटा पीएच वैल्यू देखो 1 हो, या 1.2 हो, या 1.3 हो, तो समझो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा फिर वो। अच्छा, किसी का पीएच वैल्यू क्या बोलते हैं 12 हो या 13 हो, जैसे NH, जैसे हम क्या बोलते हैं कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा उसका पीएच जो होता है ना वो 14 होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस में। देखो बेटा NaOH आ रहा है, KOH आ रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए भी लिखा है बेटा कि पीएच स्केल क्या होते हैं बेटा, जो हमारे H+ आयन को बताते हैं बेटा, यानी अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन बताता है तो वो कौन बताएगा बेटा, पीएच स्केल बताएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में लिखा है मैंने HCl लिखा है, HNO3 लिखा है, H2SO4 लिखा है। अच्छा, वीक एसिड में क्या होते हैं हमारे, तो एसिटिक एसिड जिसे बोलते हैं CH3COOH, या फिर आप ले सकते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप क्या बोलते हैं, आप ले सकते हो ऑक्जेलिक एसिड। ये सारे एसिड जो होते हैं बेटा वीक एसिड होते हैं। ऐसे ही हमारे वीक बेस हैं और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनके नाम आप अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। अगर हमारा वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक इन नेचर है, अगर वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो बेटा वो बेसिक इन नेचर है। ये सारी चीज़ आप अच्छे से समझ लेंगे कि 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। जितना कम आते जाओगे एसिड की स्ट्रेंथ, एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हाई होता जाएगा। जितना 7 से पीछे जाओगे 8, 9, 10, 11, तो वहाँ तो बेसिक फिर बढ़ जाएगा फिर। और इन दोनों का बीच न्यूट्रल क्या होता है बेटा, 7 होता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे और कॉपी पर नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं कि अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर एसिड को डाइल्यूट करोगे, ऑन डाइल्यूटिंग एसिड, ऑन डाइल्यूटिंग एसिड, अच्छा एसिड को हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो हमारा पीएच इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताओ बेटा। जैसे ही आप एसिड को डाइल्यूट करते हो ना तो पीएच बेटा इंक्रीज करता है, पीएच इंक्रीज करता है। अच्छा, पीएच के नाम से ये भी आप याद रख सकते हो कि जो यहाँ पे पी होता है ना बेटा, ये पावर को बताता है, पावर है। और एच किसको बताता है बेटा, H+ आयन कंसंट्रेशन को बताता है। एच जो है हमारा H+ आयन को बताता है, और पी बताता है पावर को, इसलिए बोलते हैं इसको पीएच स्केल। ये H+ आयन का कंसंट्रेशन बताता है, उसकी पावर को बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये सारी चीज़ें बताता है बेटा, ठीक है। तो जब आप एसिड को डाइल्यूट करोगे तो पीएच क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। अच्छा, जब आप बेस को डाइल्यूट करोगे तब क्या होगा, जस्ट अपोजिट कर दो, ऑन डाइल्यूटिंग बेस। आप बेस को बेटा अगर डाइल्यूट करते हो तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। याद रखे बेटा
कि जब बेस को हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो पीएच क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवा दे रहा हूँ बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच कितना होता है। गैस्ट्रिक जूस बेटा होता है 1.2, समझे, इसका पीएच कितना होता है 1.2 होता है। अच्छा, दूसरा ले रहा हूँ बेटा, दूसरा मैं ले रहा हूँ बेटा लेमन जूस की बात कर रहा हूँ, नींबू वाला, नींबू पानी, ऐसा है क्या, नींबू पानी की बात कर रहा हूँ क्या मैं। तो इसका होता है बेटा अबाउट 2.2, अबाउट 2.2 के आसपास होता है बच्चे, ये भी अबाउट 1.2 के आसपास होता है। अच्छा, तीसरा ले रहा हूँ बेटा मैं प्योर ब्लड की बात कर दूँ, लो खूब प्योर ब्लड की बात कर दो बेटा, तो इसका होता है 7.4। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करूं बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका होता है बेटा 10 होता है पीएच वैल्यू, देखो कितना होता है 10 होता है। अच्छा, अगला बात कर रहा हूं बेटा, क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, अभी मैंने बताया ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, तो मेरे बच्चे इसका 14 होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को आप क्या करोगे, याद रख लेना अच्छे से बेटा कि इनका पीएच इतना होता है। अब बेटा मैं बात करूंगा कुछ इंडिकेटर की जिन्हें हम एसिड और बेस में डालेंगे तो उन पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उस इंडिकेटर की बात करूंगा हम लोग, तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होंगे, इंडिकेटर्स होंगे जिन्हें हम एसिड और बेस में डालते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, एसिड और बेस में। ठीक है बेटा, जैसे पहला हमारे पास है बच्चे रेड लिटमस, पहला हम लेते हैं रेड लिटमस, इसकी कहानी देख लेते हैं भैया, रेड लिटमस। ठीक है, हमारा इंडिकेटर है बेटा रेड लिटमस की मैं बात कर रहा हूं, तो रेड लिटमस यहाँ पे क्या काम करता है बच्चे, ये एसिड में जैसे डालोगे ना तो ये रिमेन्स रेड, ये रेड ही रहेगा बेटा, ये लाल ही रहेगा, ये वो माँ का लाल है जो लाल ही रहेगा एसिड में। अच्छा, अब बेस में क्या होगा बेटा, बेस में क्या होगा, तो बेस में बेटा ये ब्लू चेंज हो जाता है, टर्न्स ब्लू, जैसे ही रेड लिटमस को आप बेस में डालोगे ये ब्लू में चेंज हो जाएगा, लेकिन एसिड में डालोगे बेटा तो रेड ही रहेगा। आई बात समझ बेटा, क्योंकि यार मालूम है तुमको कि सर एसिड ना बेस को रेड में चेंज करता है, और पहले से रेड है यार वो, अब थोड़ी चेंज कर पाएगा वो, तो रेड ही रहेगा वो, है रेड को ब्लू थोड़ी कर देगा, एसिड बेस थोड़ी बन जाएगा यहाँ पर, है बेस का काम है रेड को ब्लू में चेंज करना, एसिड का काम है ब्लू को रेड में चेंज करना। आई बात समझ बेटा के, बताओ आई कि नहीं आई। अच्छा, दूसरा ले रहा हूं मैं बेटा यहाँ पे ब्लू लिटमस ले रहा हूं, अब देखो ये काम कर देगा, आप ब्लू लिटमस लो, ब्लू लिटमस ले लो बेटा, जैसे आप एसिड में डालोगे ना तो क्या कर देगा, ब्लू को किस में चेंज कर देगा, रिमेन, ये कर देगा बेटा टर्न्स रेड, ये रेड में चेंज कर देगा। भैया एसिड का मैंने सिखाया ए बी, ए फॉर एसिड और बी फॉर ब्लू लिटमस, एसिड जो होते हैं ए बी, एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, देखो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। लेकिन बेस की बात करें तो बेटा क्या रहेगा, यहाँ पे वही बना रहेगा जो है, ये रिमेन्स ब्लू रहेगा, याद रखे बात को। अच्छा, नेक्स्ट ले रहा हूं बेटा मैं, अगला मैं बात कर दूंगा हल्दी की, हल्दी की बात कर दूंगा बेटा, जरा ध्यान देना है बेटा, समझे। जैसे मैं बात कर दूंगा यहाँ पे टर्मरिक बेस की बात कर दूं, मैं टर्मरिक बेस की बात कर दूं। अच्छा भैया इसके साथ क्या होगा सर, आपने ये दो बता दिया, अब बता दीजिए कि इसके साथ क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, एसिड में डालोगे, एसिड डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस डालोगे ना तो रेड हो जाएगा। अच्छा बेटा हल्दी में कोई बेस डाल देना, हल्दी में तुम चूना डाल देना, देखना लाल हो जाएगा, देख लेना तुम, हल्दी के अंदर हल्दी का पाउडर लेना, उसमें चूना डाल देना,
देखना रेड में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, मज़ा आ गया आपकी बात सुन के। मज़ा आएगा बेटा बिल्कुल भैया, इसको जैसे चेंज करो रेड में चेंज हो जाएगा ये। हैं, ये काम की चीज़ है ये। अच्छा, और ले लेते हैं बेटा, और बातें हम लोग कर लेते हैं। तो अब हम लेंगे फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन ले लेंगे बेटा, फिनोल्फथलीन PTH। अच्छा बेटा, इनको जैसे एसिड में डालोगे ना तो ये कलरलेस रहते हैं, याद रखिए बेटा, ये कलरलेस रहेगा, कोई फर्क ना पड़ेगा, मतलब कोई कलर ही नहीं दिखाएगा। फिनोल्फथलीन को जैसे एसिड में डालोगे कलरलेस रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम वीरान सा रहेगा ये। लेकिन जैसे आप बेस में डालोगे बेटा ये पिंक हो जाएगा। ओहो, यानी इसको बेस पसंद है, हैं? बेस पसंद है कि पिंकी पसंद है, इसको कौन पसंद है? यानी फिनोल्फथलीन को बेस में, या बेस को फिनोल्फथलीन पे डाल दिया तो वो पिंक हो गया, ऐसा समझो। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और ले लेते हैं बेटा, एक है यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज, अगला है बेटा लास्ट मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की बात करें, जैसे बेटा एसिड डालोगे तो क्या होगा, ये रेड में चेंज हो जाएगा। एसिड डालने पे रेड चेंज होता है, बेस में डालने पे ये येलो शो करता है। ये है कहानी बेटे, ये है कहानी कुछ इंडिकेटर्स की कि एसिड में वो कौन सा कलर शो करेंगे और बेस में कौन सा कलर शो करेंगे, वो कहानी है ये। ठीक है बच्चे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात करेंगे बेटा हम लोग कि पीएच का हमारी जो डेली लाइफ है, जो लाइफ है, इसमें क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा, अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं पीएच का। तो पहला इंपॉर्टेंस ये हो गया बेटा कि जो हमारी बॉडी होती है ना, आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है ना बेटा, ये क्या है बेटा, ये वर्क करती है, आवर बॉडी वर्क्स। अच्छा, हमारी बॉडी कितने रेंज से वर्क करती है बेटा, तो हम आवर बॉडी वर्क्स विथ इन द पीएच रेंज ऑफ, विथ इन द पीएच रेंज ऑफ, कितना पीएच रेंज होता है बेटा, 7 से 7.1, 7 से 7.1। जो हमारी बॉडी होती है ये इस रेंज में वर्क करती है, 7 से 7.8 के बीच में ये काम करती है। अच्छा, दूसरी बात कर ले बेटा, दूसरी बात ये कर ले कि आपने एसिड रेन का सुना होगा बेटा, एसिड रेन है, बारिश हो रही है, जीभ लगा कर देखे थे, करे तो खट्टा आ रहा है पानी, है पानी तो खट्टा आ रहा है, एसिड के जरिए दिख रहा है ये तो पानी। तो उसका भी बच्चा इंपॉर्टेंस है। देखो जरा क्या है बेटा, लिखा है कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, बोल सकते हो आप, व्हेन pH of rain, when pH of rain water is less than 5.6, then it is called acid rain। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एसिड रेन बोलते हैं। समझे कि अगर क्या बोलते हैं, अगर जो वाटर है, जो रेन वाटर है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम है तो उस टाइप के रेन को बोलते हैं एसिड रेन। आपको मालूम है कि 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम आओगे तो जाहिर सी बात है एसिडिक नेचर दिखेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है बेटा, दिख रहा है बेटा ये बात। तो बेटा ऐसे ही हमारा अगला एक और पीएच की वैल्यू है बेटा कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें मालूम बेटा कि हमारे स्टोमक में HCl प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ पे भी काम आता है। आगे लिखा पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके है। हम जो भाई जब हम रात में खाना खाने के बाद बेटा जब सो जाते हैं तो सुबह तक देखना कुछ फूड के पार्टिकल्स, अगर भाई जाहिर सी बात है कि दांतों में कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे, ठीक है। और होता क्या है बेटा, जब वो फंसे रहते हैं तो इससे क्या हुआ ना कि देखना हमारा जो माउथ रहता है ना उस टाइम एसिडिक रहता है। इसीलिए हम लोग जो पेस्ट यूज़ करते हैं, जो कोलगेट या इसकी जो बात करें, जो हम लोग पेस्ट का यूज़ करते हैं वो हमारे बेसिक होते हैं, जिससे क्या होता है एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल हो जाए। तो वही बोल रहा है बेटा कि ये हमारे टूथ दिखे, इसमें भी काम आता है। जैसे आप बोल सकते हो पीएच ऑफ द सॉइल, कि जितने भी हमारे प्लांट्स हो गए,
हैं, उनको ग्रोथ होने के लिए उसकी भी तो कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू होनी चाहिए। जो सॉयल है, जो हमारी मिट्टी है, इसका भी एक पीएच की रेंज में ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा प्लांट फिर ग्रोथ ना कर पाए। तो इन सारी चीज़ों में बेटा हमारे पीएच का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं बेटा सॉल्ट के बारे में। अब बेटा हमारा अगला टॉपिक है, हम लोग एसिड बेस को बहुत अच्छे से हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सॉल्ट की भी चर्चा कर ले, वरना सॉल्ट जो है उसको अच्छा नहीं लगेगा, तकलीफ होगा इस बच्चे को। तो सॉल्ट की बात करते हैं बेटा। तो आप जानते हैं बेटा सॉल्ट के बारे में कि सर ऐसा है, एसिड और बेस को हम लोग आपस में मिला देंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट बन जाएगा। सिंपल सी बात है। प्लस H2O बनता है, प्लस वाटर बन जाएगा। भाई यही तो बनता है, और क्या बनता है? फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एसिड मैंने ले लिया HCl, ठीक है, बेस ले लिया मैंने NaOH। क्या बनना बेटा, देखो इसको ब्रेक कर दो, प्लस माइनस, इसको ब्रेक कर दो, प्लस माइनस। अब देखो Na प्लस और Cl माइनस मिलके बन जाएगा NaCl, जो कि सॉल्ट है। अच्छा, H प्लस और OH माइनस मिलके बन जाएगा H2O, वाटर। क्या आपको बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नज़र आ रहे हैं? बताइए, क्या ये आपको स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस नज़र आ रहे हैं? दोनों स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है तो बेटा न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। समझे? न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर बनता है, अच्छा, अब मैं बात करूं कि मैं पूछूं बेटा कि इसका पीएच रेंज क्या होगा फिर, तो आप बता देना सर इसका पीएच रेंज तो 7 होगा, क्योंकि न्यूट्रल है। आ रही है बात समझ बेटा? अच्छा, अब मैं दूसरी बात करूं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात किया, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने लिया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। अच्छा, और मैं क्या लेता हूँ बेटा, प्लस मैं यहाँ ले रहा हूँ वीक बेस ले रहा हूँ। तो देखो बेटा क्या बनेगा, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे ना तो एसिडिक सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और वीक बेस रहेगा तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। सिंपल सी बात है, तुम्हारा बना देना आप एसिडिक सॉल्ट बना देना, प्लस वाटर बना देना बच्चे, बस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले सकते हो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, वीक बेस ले सकते हो आप MgOH का होल ट्वाइस ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अच्छा ले लिया, अच्छा इसकी वो कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे बेटा। देखो ध्यान से जरा, ये प्लस में ये माइनस में, इसको ब्रेक करो, ये प्लस में माइनस में। देखो MgSO4 से रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा बेटा, MgSO4 बना देगा, MgSO4 बना दिया है। और देखो HOH ये सारे क्या बना देंगे, ये हमारे H2O बना देंगे बेटा, 2H2O बना दो, लो रिएक्शन हो गया। सिंपल सी बात है कि जब कभी भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को लोगे तो आपका एसिडिक सॉल्ट बनता है बेटा, अब वाटर तो रिलीज होगा ही होगा। अच्छा, एक और कंडीशन ले लेते हैं बेटा। एक कंडीशन हम ये ले रहे हैं बेटा कि मैंने लिया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अब मैंने ले लिया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, नहीं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे बेटा, सॉरी। अच्छा, एसिड तो हम ले चुके हैं ना बेटा, अब बेस लेंगे, प्लस आप ले सकते हो यहाँ पे वीक एसिड, ठीक है। जब हम लेंगे तो जाहिर सी बात है बेटा, अब देखो बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, एसिड यहाँ पे वीक है, तो बेसिक सॉल्ट बनता है। तो इस केस में बनता है बेटा बेसिक सॉल्ट बनेगा, प्लस H2O बनेगा। सिंपल सी बात है बेटा, है। एग्जाम्पल की बात कर ले आप, तो जरा बेटा स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, आप ले लो स्ट्रॉन्ग बेस में H2CO3 ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया H2CO3, प्लस वीक एसिड आप ले लो, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो आप KOH, सॉरी बेटा
मैंने इधर उधर कर दिया, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे KOH लिख लो। स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास KOH और वीक एसिड है हमारे पास H2CO3। अच्छा, इनका रिएक्शन कराइए बेटा। इनका रिएक्शन कराएंगे तो एक तो आपका बेटा वाटर फॉर्म होगा ही होगा, बाकी क्या बनेगा बेटा, देखो प्लस माइनस, तो देखो KCO3 यानी बेटा कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा के बैठा हूँ मैं। ये बन जाएगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 बन जाएगा। अब बाकी क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, बाकी आप H2O बना दो। तो ये रिएक्शन है बेटा कुछ हमारे सॉल्ट के, ठीक है। अब हमारे पास 5 सॉल्ट हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास है NaCl सोडियम क्लोराइड, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चा। अब बेटा हम बात करेंगे 5 कॉमन सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो जो 5 कॉमन सॉल्ट है उसमें से जो हमारा पहला सॉल्ट है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH बोलते हैं, ठीक है। कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे वो भी मैं भी आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक डायग्राम है बेटा, इसमें एक तरफ हमारा एनोड है, एक तरफ कैथोड है, ठीक है बेटा। एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड है। अच्छा, आपको मालूम है बेटा, क्या मालूम है आपको, एक बात मालूम है बच्चे कि यहां पर लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ब्राइन, कि यहां से मैंने एक ब्राइन का मतलब बेटा कि यहां से मैंने NaCl, यहां पर ऑलरेडी वाटर था, मैंने NaCl यहां से क्या कर दिया, सॉल्यूशन डाल दिया, सोडियम क्लोराइड का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया, और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ही बोलते हैं बेटा ब्राइन, समझे। तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये बना देगा प्रोडक्ट हमको NaOH, और हमको देता है ये हाइड्रोजन गैस, और हमको देता है ये Cl2 गैस, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा एक, आप समझ लीजिए एक डायग्राम है जिसमें क्या हो रहा है बेटा कि एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड है। आई बात समझ बेटा, एक तरफ एनोड है, एक तरफ क्या है बेटा, कैथोड है। अच्छा, जो हमारा कैथोड है बेटा, अच्छा कैथोड क्या होता है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा, आपको मालूम होना चाहिए कि कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कैथोड जो है बेटा ये नेगेटिव है, कैथोड, और एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा ध्यान से, मैंने जैसे यहाँ से बेटा NaCl फ्लो कराया, देखना बेटा ध्यान से, मैंने ले लिया NaCl, ये रिएक्शन करा रहा हूँ किसके प्रेजेंस में बेटा, H2O के प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे मैंने ये रिएक्शन कराया तो मैं देखूंगा बेटा Na और OH यहाँ से ब्रेक होगा, NaOH बन जाएगा। अच्छा, NaOH चला गया, यानी अब आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन बच रहा है, तो या तो अब आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना दो और Cl2 गैस बना दो, और कुछ ना करो। ये है बेटा रिएक्शन, ये है रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को ध्यान देख लो कि जैसे ही मैंने वाटर के अंदर NaCl फ्लो कराया तो इस सॉल्यूशन में NaOH मिला, हमें H2 मिला और Cl2 मिला। अच्छा, बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कितने हाइड्रोजन है, क्लोरीन 2 हैं, चलो 2 कर दिया, तो सोडियम 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, बस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 2H2O कर दो, लो बैलेंस हो गया, सारा बैलेंस हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। अब देखो, जो पॉजिटिव होता है ना उसकी तरफ नेगेटिव वाले आते हैं, ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये हमारा एनोड है, तो इसकी तरफ देखो भाई, यहाँ से क्या होगा NaCl, तो सोडियम प्लस में जाएगा। आप ध्यान दीजिए बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम हमारा प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में, सेम चीज़ यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस में, OH माइनस में। तो जो माइनस वाले होंगे ना ये प्लस वाले की तरफ भागेंगे, देखो Cl माइनस OH माइनस, और जो प्लस वाला है H प्लस Na प्लस, देखो बेटा ये हमारा कहाँ चला गया, ये कैथोड पे जा रहा है। आपको मालूम है दुनिया संसार में क्या बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन हुआ है? तो वही चीज़ है इनके साथ भी बेटा, ठीक है। तो इस केस में क्या मिलता है हमको, अब देखो बेटा एनोड, एट एनोड की बात करें, एट एनोड, एनोड की बात करें तो एनोड क्या है बेटा, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव एनोड पर हमें कौन सा गैस मिल रहा है, एनोड पर मिलता है हमको Cl2 गैस, क्लोरीन गैस मिलता है। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, Cl2 गैस। अच्छा, कैथोड की बात करें, एट कैथोड, कैथोड में बताओ तो बेटा कौन सा गैस मिलेगा, तो कैथोड होता है हमारा नेगेटिव, तो इस पे मिलता है बेटा हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा। आई बात समझ बेटा, आई बात समझ में। अच्छा,
अब हम आगे बात करते हैं इनके यूजेस के, कि बेटा ये कहाँ पर यूज़ होता है, हैं भाई, अगर ये चीज़ है तो कहाँ पर यूज़ हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ होती है बेटा एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है सर, ये बताइए आप। तो बेटा देखो, पहला चीज़ है बेटा, ये यूज़ होता है बेटा फ्यूल में। हाइड्रोजन का यूज़ तो यूज़ जानते हो बेटा, हाइड्रोजन का यूज़ होता है फ्यूल में, है। और आप ले सकते हो हाइड्रोजन का फ्यूल में ले सकते हो। अच्छा फ्यूल लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब बताओ क्लोरीन का कहाँ होता है बेटा, Cl2 का यूज़ कहाँ होता है, तो ये होता है बेटा वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर ट्रीटमेंट में Cl2 का यूज़ होता है। अच्छा और कहाँ होता है बेटा, तो ये होता है PVC, CFC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब में इसका यूज़ होता है Cl2 का। आई बात समझ में। अच्छा और हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे और लेते हैं HCl का क्या होता है बेटा, तो HCl का यूज़ होता है बेटा क्लीनिंग स्टील, क्लीनिंग स्टील्स, ये जो स्टील होते हैं ना उनको क्लीन करने के लिए HCl का यूज़ होता है। अच्छा मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ हम लोग मेडिसिन में भी करते हैं, मेडिसिन में भी करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, और क्या बच रहा है हमारे पास, अब हमारे पास NaOH बच रहा है, तो NaOH का यूज़ कहाँ होता है बेटा, NaOH, तो NaOH का यूज़ लिख लो बेटा, डिग्रेसिंग मेटल होता है ये, सोप में, पेपर मेकिंग में यूज़ होता है भैया, इसका यूज सोप में, साबुन में और पेपर मेकिंग लिख लो बेटा, पेपर बनाने में यूज़ होता है ये। अच्छा लास्ट है हमारे पास Cl2 और NaOH, तो ये बेटा हमारा ब्लीचिंग फैक्टर में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हैं बेटा, और इस कंपाउंड के आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बाकायदा अच्छे से चीज़ें समझनी है, ठीक है। और जो ये प्रोसेस होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में बहुत बार इससे बोर्ड में सवाल पूछा गया है बेटा, बहुत बार पूछा गया सवाल। तो इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ लेंगे कि एनोड पर हमें कौन सा गैस मिल रहा है, कैथोड पर क्या मिल रहा है, ठीक है। इस ये रिएक्शन कैसा हो रहा है कि H2O में हमने NaCl फ्लो किया तो NaOH H2Cl2 मिल जाएगा। याद रखेंगे कि हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, क्लोरीन कहाँ पर आएगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बेटा, अब बेटा हमारे पास सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो जरा इसकी रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, फिर यूजेस की बात करेंगे। तो लिखा है बेटा, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेकेट लाइम। बताओ बेटा सिलेकेट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, क्या आपने पढ़ा है, CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे आप Cl2 गैस फ्लो करा दो, Cl2 से रिएक्शन करा दो। अब कुछ नहीं करना है बेटा, कभी भी ब्लीचिंग पाउडर पूछे तो आप इसका फॉर्मूला याद रख लो, CaOCl2 होता है, इसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। तो बेटा यहीं बना दो आप यहीं बना दो CaOCl2। अच्छा देखो क्या बच रहा है, Ca निकल चुका है, Cl2 निकल चुका, O निकल चुका, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बच रहा है बेटा। तो H2O ले लो आप, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बच रहा है तो आप H2O ले लो। ये बन गया, देखो बन गया हमारा CaOCl2, सिंपल सी बात है। अच्छा इसका यूजेस कहाँ है, तो पहला यूजेस है बेटा ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि जो भी हमारे ब्लीचिंग कॉटन हो गए और जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वहाँ पे यूज़ होता है। दूसरा है बेटा ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, यहाँ पर पेपर फैक्ट्रीज में इसका यूज़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके ये काम करता है। उसके बाद ये डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज़ में भी ये काम आता है। तो इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे, अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। फिर हम लोग तीसरा करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक सेकंड बच्चे, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा बेकिंग सोडा की, ठीक है। तो बेकिंग सोडा कैसे होता है बेटा, ये खाने वाला सोडा होता है बच्चे, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के नाम से भी आप जानते हो, तो वही सोडा है बेटा, ठीक है। कैसे बनता है बेटा, इसका देख लो बेटा कैसे, क्या रिएक्शन इसका। तो आप ले लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, प्लस आप ले लो वाटर, आप ले लो बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इससे डायरेक्टली यही बन जाएगा, फॉर्मूला याद रख लो आप, NaHCO3, और बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगा दो। देख लो सारे एलिमेंट, एक एक एलिमेंट बैलेंस है बेटा, समझे। तो जब सोडियम कार्बोनेट को वाटर के प्रेजेंस में CO2 गैस फ्लो करा देंगे तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, H का मतलब बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो आप, ठीक है बेटे। अच्छा तो इसका यूज़ कहाँ है बेटा, तो पहला यूज़ तो यही है बेटा, इसके यूजेस की बात करें तो पहला तो यही है बेटा, बेकिंग पाउडर में काम आता है ये, मेकिंग बेकिंग पाउडर,
बेकिंग पाउडर बनाने में काम आ रहा है ये। अच्छा, दूसरा यूजेस क्या है बेटा? तो दूसरा बोल सकते हो बेटा कि हमारा एंटा एसिड में भी काम आता है बेटा, एंटा एसिड बनाने में भी काम आता है। अच्छा, तीसरा आप यूज़ लिख सकते हो, क्या बोलते हैं कि ये बेटा सोडा एसिड में यूज़ होता है, ये हमारा सोडा एसिड में यूज़ होता है, और ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर इसमें यूज़ होता है बेटा। तो ठीक है, तो आप इनके रिएक्शन और यूजेस को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और बेटा एक बात बता रहा हूँ मैं, बेकिंग सोडा ये हो गया। अच्छा, अगला हमारे पास है बेटा क्या? वॉशिंग सोडा बेटा, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जस्ट उल्टा होता है वॉशिंग सोडा, बस 10H2 ऐड कर देना और कुछ ना करना। मतलब हमने रिएक्शन ले लिया 2NHCO3, देखो वही रिएक्शन है, मैंने जस्ट अपोजिट लिख दिया। इससे हमारा बनता है Na2CO3 बना दो, ठीक है, डॉट 10H2 बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर दो। या ये चीज़ लिख दो, आप ये चीज़ लिख दो Na2CO, इसी को गर्म कर दो बेटा, गर्म कर दोगे ये बन जाएगा। ये होता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, यही होता है वॉशिंग सोडा जो आप पढ़ रहे हो, बस वही रिएक्शन है, जस्ट अपोजिट कर दो आप, हैं, CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा, सिंपल सी बात है। वॉशिंग सोडा का यूज़ आप जानते हैं बेटा, कहाँ होता है बेटा वॉशिंग सोडा का यूज़ बताओ? तो बेटा ग्लास बनाने में वॉशिंग सोडा का यूजेस जो होते हैं हमारे, ये बेटा आप ग्लास बनाने में बोल सकते हो, इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, इन ग्लास कॉमा सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, यहाँ बनाने में काम आता है, पेपर इंडस्ट्री, समझे? ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री बनाने में काम आता है। अच्छा, ये तो हमारा ये पहला यूज़ हो गया। दूसरा ही बेटा आप ये भी बोल सकते हो, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स बनाने में काम आता है, ये मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स बनाने में भी ये काम आता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे बोरैक्स क्या होता है बेटा। ठीक है, अगला मैं बात करता हूँ बेटा, ये हमारा क्लीनिंग एजेंट होता है बच्चे, जो ऐसे हमारे घरों में काम आता है बेटा, फॉर डोमेस्टिक पर्पस आप लिख सकते हो, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है बेटा, और ये रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये भी लिख सकते हो, एक और आप लिख सकते हो, रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। समझे? तो ये सारे यूजेस हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा दोनों याद रखेंगे बच्चे, नोट कर लीजिए। अब हमारे पास बेटा लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हम लोग का, फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही बेटा है पीओपी, ये है बेटा। ठीक है, ऐसा होता क्या है बेटा, भैया आप जिप्सम लीजिए, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो आप लिख लो CaSO4.2H2O। ठीक है, जिप्सम को आप क्या करो, 373 केल्विन पर आप हीट कर दो, इसको गर्म कर दो। तो जब गर्म करोगे तो जायज़ बात है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ ना कुछ लूज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो भैया मान लो आपके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर है हमारे पास, हमने क्या कर दिया 1.5 मोल्स ऑफ वाटर हटा दिया, यानी 1.5 मोल्स का मतलब क्या हुआ 3/2 H2 हटा दिया, और मेरे पास टोटल 2 हैं, 1.5 हटा चुका हूँ मैं, कितना बचा आधा, यानी बस जो बचा लिख दो CaSO4.1/2H2O। देख लो बेटा, तो जिप्सम को आप जैसे हीट करोगे ना बेटा पीओपी में वो चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये होता है जिप्सम, आप जिप्सम को जैसे हीट करेंगे ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है? और आपको मालूम है इसका यूज़ बेटा क्या कहाँ है, मैन्युफैक्चर ऑफ बोन्स, जब किसी के हाथ या पैर में चोट आ जाती है तो वहाँ पर मैंने जो वाइट कलर का होता है बेटा वो पीओपी होता है, सिंपल सी बात है? घरों में भी हम लोग काम करते हैं बेटा, ठीक है, तो वहाँ भी पीओपी यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं
अब लास्ट चीज़ है बेटा यूजेस लिख लीजिए आप इसके यूजेस लिख लो, ठीक है। तो पहला यूज आप लिख सकते हो बेटा, क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स यूज पीओपी, आप लिख लो डॉक्टर यूज पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ये तो पहला आप यूज़ हो गया। अच्छा, इससे बेटे खिलौने भी बनाए जाते हैं, मेकिंग टॉयस ऐसे बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो इसका मेकिंग टॉयस, खिलौने बना सकते हैं हम लोग। मिट्टी के बर्तन नहीं होते हैं, वही तो होता है पीओपी, और क्या होता है, तो खिलौने बना सकते हो, मेकिंग टॉयस बना सकते हो। अच्छा, और क्या बना सकते हो आप, मटेरियल फॉर डेकोरेशन, डेकोरेट करने के लिए मटेरियल्स बना सकते हो, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, ठीक है। इन दो जगहों पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा, आप सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इसको बना सकते हो, फॉर मेकिंग, इसका यूज़ कर सकते हैं आप, फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस कि सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। ये हमारा लास्ट टॉपिक था बेटा पीओपी के बारे में, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद क्या बोलते हैं, पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगा, देन हम फिजिक्स के चैप्टर उठाएंगे, एक एक करके सारा चैप्टर मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से चैनल पर बने रहना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है आपको, ये आपको करना है बेटा। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, ठीक है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद ही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे अच्छे से इनको पढ़ेंगे, इनके आप एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी सवाल है आप लगाओ बेटा, ठीक है। आप सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि अगर आपको चैप्टर अच्छे से आ रहा है तो फिर आप सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को देखो कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा ना कि फिर आपकी जो सब्जेक्ट में जो पकड़ होती है ना वो मजबूत हो जाएगी बेटा। जो भी सब्जेक्ट है आप उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। स्ट्रॉन्ग का मतलब जाहिर सी बात है आप 95+ मार्क्स आसानी से गेन कर लोगे, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो इसीलिए बेटा कि अगर आप लोग बच्चे, मैं ज़्यादा टाइम के वीडियो नहीं बनाता हूँ, 1 घंटे या 1 घंटे 10-15 मिनट में मैं पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर देता हूँ, कि आप अच्छे से एक बार 1 घंटे में आप चैप्टर को कवर करें। उसके बाद आप न्यूमेरिकल की या फिर जो भी केमिकल रिएक्शन उनकी प्रैक्टिस करें, या एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनको आप लगाएं, सैम्पल पेपर लगाएं, तो इससे बेटा आसानी मिलेगी, ठीक है। तो अगला चैप्टर में फिर लेके आऊँगा आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा और काफ़ी मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे प्यारे बच्चे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अच्छे से रहिएगा आप लोग और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है बेटा। बाय बेटा।